और देखिए, बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। कल फिर वहां पर हिंसा भड़की है और सिंगर जेम्स के कार्यक्रम में कुर्सियां तोड़ डाली गई हैं। विस्तार से खबर आपको बताएंगे, बांग्लादेश का हर एक आप तक पहुंचाएंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से एसआईआर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूं, जहां यूपी में एसआईआर के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरा हुआ है और उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों के नाम एसआईआर में कटे हैं। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद में कटने की खबर सामने आई है। तो ये बेहद ही बड़ा नंबर, 2,89,00,000 लोगों के नाम एसआईआर की लिस्ट से काट दिए गए। 30% नाम है जो लखनऊ से काटे गए हैं। 31 तारीख को एनडीटीवी को पता चला है कि इसका फाइनल ड्राफ्ट जो है सामने लाया जाएगा। लेकिन पिछले 14 दिनों में सिर्फ 2 लाख नए नाम एसआईआर में जुड़े हैं। अब एसआईआर प्रक्रिया में समय एक्सटेंशन भी नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। तकरीबन आपको बता दें, पिछले 14 दिनों में सिर्फ 2 लाख नए नाम जो है वो एसआईआर में जुड़े हैं। और इसके साथ ही अब आपको बता दें कि अब जो है वो एसआईआर प्रक्रिया में जो एक्सटेंशन है उसका समय नहीं दिया जाएगा। जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो चली है। एसआईआर होने से पहले 15,46,00,000 मतदाता जो थे वो इस पूरे लिस्ट में थे। वहीं 26 दिसंबर को पहले चरण का काम जो है वो पूरा हुआ। 2,89,00,000 जो मतदाता हैं वो परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। इसमें से जो परमानेंट शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की संख्या वो 1,26,00,000 के आसपास है। वहीं 45.95 लाख मतदाता मृत जो है वो मिले हैं। डुप्लीकेट मतदाता इसमें 84 लाख के करीब हैं। इसके साथ ही साथ जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया है उनकी संख्या जो है वो 9 लाख के आसपास है। वहीं करीब 2 लाख मतदाता जो हैं उनके बढ़ने की भी जानकारी अभी प्रारंभिक तौर पर सामने आई है। अब आपको बताते हैं कि एसआईआर अपडेट में देश के किन किन राज्यों से आखिर कितने नाम कटे हैं। मध्य प्रदेश की बात कीजिए, यहां पर देखिए 42.74 लाख मतदाताओं के नाम जो हैं वो एसआईआर के बाद हटे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां 27.34 लाख मतदाताओं के नाम जो है वो हटे हैं। केरल में 24.08 लाख मतदाताओं के नाम हटे हैं। तो अंडमान और निकोबार की भी बात कर लेते हैं जल्दी से, उसका आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, जहां 3.10 लाख मतदाताओं के नाम जो है वो कटे हैं। पश्चिम बंगाल में 58.20 लाख मतदाताओं के नामों की कटने की जानकारी सामने आई है। वहीं राजस्थान में 41.85 लाख का ये आंकड़ा है जिनके नाम एसआईआर की जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके बाद कटे हैं। गोवा में ये आंकड़ा जो है वो 11.85 लाख का है। पुडुचेरी की बात करें तो 1,03,000 के आसपास का ये आंकड़ा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं 1,16,000 के आसपास का ये आंकड़ा है। वहीं तमिलनाडु में 97 लाख के आसपास का ये आंकड़ा है और गुजरात की अगर हम बात करें तो ये 73 लाख तक पहुंचता है। तो ये तमाम आंकड़े हैं और इन सब के बीच आइए जरा सीधा मेरी सहयोगी अदिति के पास चलते हैं, क्योंकि अदिति बात करेंगी हमारे सहयोगी रणवीर से जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो ये नाम कटे हैं इसमें उसके बाद कुछ 2 लाख नाम जो है पिछले 14 दिनों में जो है ऐड भी हुए हैं। रणवीर, अब क्या और नाम जुड़ने की कोई हो सकती है प्रक्रिया आगे? देखिए, अभी जो नए नाम जुड़ेंगे वो सिर्फ उनके जुड़ेंगे जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हुए नए लोग हैं। यानी कि वो ये प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें नए बच्चे जो 18 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, या जो शिफ्टेड वोटर्स होते हैं वो भर सकते हैं। लेकिन जो बात करें 2001-2 की जो सूची थी जिसके आधार पर ये पूरा एसआईआर हुआ है उसमें 2.89 करोड़ जो वोट्स कटे हैं, इसमें ज्यादातर 1.26 करोड़ यानी 1,26 लाख जो वोटर्स हैं ये शिफ्टेड वोटर्स हैं। और दूसरा नंबर जो था जिसको लेकर के बहुत से सवाल उठ रहे थे कि मृतक दिखा दिया जाएगा, इनका आंकड़ा सिर्फ 23 लाख के करीब है। तो ये प्रक्रिया अभी जो एसआईआर की थी जो पिछले वोटर लिस्ट के आधार पर बनाई गई थी वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद जो होता है वो रूटीन होता है कि अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग नियम हैं और जो भी वोटर्स, जैसे कोई बाहर के राज्य में रहता है वो उत्तर प्रदेश शिफ्ट हुआ तो वो अपना नाम बढ़वा सकता है, जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है वो अपना नाम बढ़वा सकता है। लेकिन ये कहें कि इस एसआईआर की प्रक्रिया में कोई नाम बढ़ेंगे या घटेंगे, अब वो
दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि अब 31 तारीख को फाइनल ड्राफ्ट आएगा। 1 महीने का वक्त दिया जाएगा लगभग दावों और आपत्तियों पे। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम कट गया, मुझे आपत्ति हुई कि साहब मेरा नाम तो यहाँ होना चाहिए था, मैंने फॉर्म भी दिया था, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं है। तो वो जो दावे और आपत्तियां हैं, उन दावे आपत्तियों का वक्त होगा। उसके बाद फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो आ जाएगी। जी रणवीर, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले एक खबर अपने दर्शकों को दे दे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ब्राह्मण नेताओं की बैठक पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। राज्य पार्टी अध्यक्ष की चेतावनी के बाद ये सियासत तेज हुई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने इस पर हमला बोलते हुए बीजेपी पर पक्षपात के आरोप लगा दिए हैं। क्षेत्रीय बैठकों पर कोई नोटिस क्यों नहीं होता, ये अब समाजवादी पार्टी जो है वो पूछती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं की बैठक पर अब सियासत जो है वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। उस बैठक की तस्वीरों के साथ हम शुरुआत करेंगे जब लखनऊ में विधायक पीएन पाठक के आवास पर बैठक हुई थी। बता दें आपको कि जब ये बैठक हुई, ये तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें जब उस बैठक में सभी नेता जो है बैठे हुए नजर आए, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक थी जिसके ऊपर अब सियासत जो है तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की बात जो है अब सामने आ रही है। ब्राह्मणों की आबादी जो है वो बताया जा रहा है कि 10 से 11% है और ठाकुरों की आबादी जो है 6 से 7% है। और विवाद जो है अब इस बात पे हो रहा है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक अलग से क्यों हुई। अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, और दूसरे को भेज रहे चेतावनी का फरमान। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक तंज कसा है। साफ साफ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ब्राह्मणों की इस बैठक को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। तो बता दें आपको कि अब हम इससे पहले आपको बता रहे थे ब्राह्मण बनाम ठाकुर की जो ये प्रतिशत है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। तो ब्राह्मणों की आबादी जो है वो 10 से 11% आंकी गई है और ठाकुरों की आबादी जो है 6 से 7% आंकी गई है। विधानसभा परिषद जो है विधायक और विधान पार्षद कुल संख्या जो है वो 258 और 69 है, माफ कीजिए 79 है, और ब्राह्मण संख्या जो है वो 42 और ठाकुर जो है उनकी संख्या जो है 45 बताई गई है। साथ ही अगर ओबीसी की बात करें तो अब वो संख्या जो है वो 23 है। 84 अनुसूचित जाति, 26 जो है मुस्लिम जो है इसमें संख्या में बताए गए हैं। तो यूपी में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की बात है और इसी के चलते ये आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, जिस पर अब जो सियासत है वो बेहद तेज हो गई है। तो बता दें हालांकि बीजेपी ने इसे समाजवादी पार्टी की साजिश करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा है कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुसलमानों की जातियों में होने वाले भेदभाव पर सपा चुप रहती है, लेकिन बीजेपी पर सवाल उठा रही है। सुनिए आप भी। कभी यह सवाल क्यों नहीं उठाती है कि जो अशरफ समाज के लोग जो राजनीति में इस समय जो है अग्रज हैं, जिसमें सैयद शेख पठान मुगल हैं, उन्हीं के हाथ में कमान क्यों है? क्यों नहीं अजलाफ के बारे में बात होती है? क्यों नहीं अरजाल के बारे में बात होती है, जिसमें अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, सलमानी, रंगरेज, लोहार, हलाल खोर, मेहतर, भंगी, मोची, डोम, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? यानी कि हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे और मुस्लिम्स को एक समाज के रूप में देखेंगे। यह राजनीति अब चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सामाजिक समरसता को देखते हुए सारे काम करती है। तो बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना। वहीं मंगलवार को लखनऊ में बीजेपी के कई ब्राह्मण विधायकों की बैठक से बीजेपी आला कमान जो है वो नाराज नजर आया और बीजेपी आला कमान को ये नागवार गुजरी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जाति के आधार पर बैठक को लेकर चेतावनी भी दी है। सुनिए आप भी। लखनऊ में बीते मंगलवार को कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के घर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक हुई, लेकिन इस बैठक के नेतृत्व की नजरों में खटकने में देर नहीं लगी। हालांकि पाठक ने दलील दी कि यह ब्राह्मण समुदाय का भोज था, जिसमें एसआईआर के मुद्दे और विकास के कामों पर चर्चा हुई, लेकिन यह दलील बीजेपी आलाकमान के गले नहीं उतर रही। सूत्रों के मुताबिक पाठक के घर बैठक में बीजेपी में ब्राह्मण समुदाय की अनदेखी पर बात हुई, लेकिन बीजेपी मानती है कि इस तरह की बैठकें पार्टी के मूल्यों और संविधान के विपरीत हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने
भविष्य में ऐसी बैठकों से बचने की चेतावनी दी है, वरना इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। वैसे इससे पहले यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में बीजेपी का क्षत्रिय विधायकों की भी ऐसी ही अनौपचारिक बैठक हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ऐसी किसी भी गोलबंदी से जाने वाले गलत संदेश से बचना चाहती है। और बता दें आपको, नए साल को लेकर सीएम योगी की बैठक हुई है पुलिस अधिकारियों के साथ। आज ये बैठक होनी है और इसमें अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम अपराध की रोकथाम को लेकर इस दौरान कई आदेश देंगे। नए साल में सीएम योगी की इस बैठक में इस बात पर मंथन होगा कि अपराध की रोकथाम उत्तर प्रदेश में किस तरह से की जाए। नए साल के जश्न को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम तैयारियां हैं और इन तमाम तैयारियों के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस के आला अधिकारियों से लेने वाले। लखनऊ का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रणवीर आपको नजर आ रहे हैं। रणवीर, क्या कुछ इंतजाम होने हैं आज की इस बैठक को लेकर, और सुरक्षा के लिहाज से मुख्यमंत्री हर पर्व त्योहार से पहले इस प्रकार की बैठक जो है वो करते हैं? नहीं, ये बैठक उस बैठक से अलग है। ये बैठक दरअसल पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें पुलिस सुधारों को लेकर बात होगी। इसमें बात होगी कि कैसे जो है महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा है उसमें पुलिस सुधार किया जाए, कैसे जो साइबर क्राइम है उस साइबर क्राइम को लेकर के बातचीत होगी कि कैसे साइबर क्राइम से जुड़े जो बढ़ते हुए अपराध हैं उन पर नियंत्रण किया जाए, कैसे ये पुलिसिंग का सुधार हो जाए। और इसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, आज वो उद्घाटन करेंगे, कुछ अधिकारी जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे और 2 दिन तक लगातार पुलिस अधिकारियों की ये बैठक लखनऊ में चलने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां चलती कार में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कुछ ऐसा ही वाकया बिहार के बेगूसराय से भी सामने आया है। यहां पर नेशनल हाईवे पे चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। बेगूसराय में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कार को लपटों ने चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही पल में देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। चालक और कार में बैठे लोगों ने दरवाजा खोलकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक पूरी कार जलकर स्वाहा हो गई। ताज्जुब की बात यह है कि इस कार में सवार लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस में अभी तक किसी ने इस कार को लेकर कोई दावेदारी नहीं की है। जानकारी के मुताबिक मुंगेर जिले से NH के रास्ते कार सवार बेगूसराय जा रही थी। इसी दौरान रघुनाथपुर ढाला के पास अचानक कार के इंजन में आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे कार को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी कार जलकर राख हो गई। हालांकि आग किस वजह से लगी ये पता नहीं चल पाया है और न ही कार सवार अब तक सामने आया है। फिलहाल पुलिस कार मालिक की पहचान करने में जुटी हुई है। पहचान के बाद यह स्पष्ट होगा कि कार में आग किस वजह से लगी और कार में सवार लोग कौन थे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर हापुड़ पुलिस ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पे हुई 85 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने न केवल लूट की वारदात में शामिल 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, बल्कि उनके पास से 62 लाख रुपए की भारी भरकम नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने किस प्रकार से कार्रवाई की है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में पूरी खबर देखिए। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर दौड़ती गाड़ियां और अचानक फिल्मी अंदाज में बाइक को टक्कर मारते बदमाश सीसीटीवी में रिकॉर्ड। ये तस्वीरें उस खौफनाक वारदात की गवाह है जिसमें बदमाशों ने नोएडा के एक चीनी व्यापारी से 85 लाख की लूट कर हापुड़ पुलिस को चुनौती थी, जिसके बाद पुलिस ने 11 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 62 लाख रुपए कैश, वारदात में इस्तेमाल 1 कार और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि लूट की इस बड़ी साजिश में मंडी के 2 पल्लेदार शामिल थे, जिन्होंने बदमाशों को जानकारी दी थी कि चीनी व्यापारी बड़ी रकम लेकर मंडी से निकला है। जिसके बाद बदमाशों ने हाईवे पर उसकी कार में टक्कर मारी और हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम फरार हो गए। लूट के इस खुलासे से पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन 10 बदमाशों के इस गैंग में से 4 अभी भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे।
जापान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। कई गाड़ियों को आपस में टक्कर होते हुए देखा गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। टोक्यो से लगभग 200 किलोमीटर दूर ये एक्सप्रेसवे है, जहां पर पहले 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराती हुई नजर आई। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि 5 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, किस तरीके से टक्कर के बाद भीषण आगजनी यहां पर हुई है। तो जापान से ये तस्वीरें हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हुई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। जापान से आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो अब सामने आया है, जहां ढाका से लगभग 120 किलोमीटर दूर फरीदपुर में लोकप्रिय गायक जेम्स का संगीत कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान हमलावरों ने जबरन घुसकर भीड़ पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि छात्रों ने हमलावरों का विरोध किया, लेकिन स्थानीय अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद संगीत कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तस्वीरें इस कार्यक्रम की जरा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, किस तरीके से कार्यक्रम यहां चल रहा था। सिंगर जेम्स का एक कार्यक्रम था और कैसे अचानक वहां पर जो उपद्रवी हैं वो पहुंचते हैं और जमकर पत्थरबाजी जो है वो करने लगते हैं। देखिए किस तरीके से माहौल वहां पर पूरी तरीके से अव्यवस्थित नजर आया। ये संगीत कार्यक्रम जो है वो कल रात को 9 बजे एक स्कूल के वर्षगांठ के मौके पर किया जा रहा था और इस वीडियो को बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो के जरिए उन्होंने कट्टरपंथियों पर निशाना भी साधा है। 3 तस्वीरें इसी कार्यक्रम की अब आपको हम दिखा रहे हैं, जहां मंच पर किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, संगीत कार्यक्रम को इसके बाद कैसे रोकना पड़ा है और उस दौरान जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने कैसे कुर्सियां तक तोड़ डाली है, वो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप बांग्लादेश में क्या स्थिति है इसको समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके साथ क्रूरता खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसके खिलाफ वहां के हिंदू अब एकजुट होने लगे हैं और कट्टरपंथियों के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से ढाका में लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ह्यूमन चेंज एंड प्रोटेस्ट मार्च, हिंदुओं के हितों की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश में अब लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। तो ये तो प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी। देखिए दूसरी तस्वीरें किस तरीके से ढाका में ही एक अन्य जगह पर हिंदुओं से अत्याचार बंद करो, हाथों में बैनर पोस्टर तख्तियां लेकर तमाम लोग कैसे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जरा तीसरी तस्वीर देखिए, हाथ में मशाल लिए तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं शाम के समय और एक ही मांग है कि जो हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके हितों को सुरक्षित किया जाए। किस तरीके से हाथों में मशाल लेकर हिंदुओं का ये प्रदर्शन है और लगातार ये जो लोग हैं वो बांग्लादेश में हर नए दिन प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आते हैं। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से बांग्लादेश में नजर आ रही है। अब आपको बांग्लादेशी हिंदुओं के दर्द को और उनके गुस्से को सुनवाते हैं, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। एनडीटीवी इंडिया के सहयोगी हमारे रिपोर्टर अंकित त्यागी ढाका में मौजूद हैं और वहां से वो लगातार हर अपडेट सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इन तमाम लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। मशाल जुलूस निकाल रहे थे, वो क्यों जुलूस निकल रहा था यहाँ पर? क्या विषय तो इसे बांग्लादेश में अभी हिंदू लोग के ऊपर में जो टॉर्चरिंग कर रहा, ठीक है, माने हम लोग का दोस्त हम लोग सुनाता नहीं है, हम लोग को सुनाते नहीं, बांग्लादेश में रहने नहीं देगा वो लोग। आप लोग इस समय लाइव है मेरे साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग अपना चेहरा ढकना चाहें या कोई और दिक्कत तो नहीं है? आपने मुझे कहा था कि कोई परेशानी नहीं है, आप बात कर लेंगे। सुनिए, हम लोग के रग रग में जय श्री राम के खून दौड़ रहा है। हम लोग के जीवन जाने से क्या होगा, जीवन की चिंता नहीं कर रहा हूँ। क्या है, हम लोग जब हिंदू लोग एकजुट यदि नहीं होंगे तो ये लोग झोंगी बाहिनी जो लोग है, ये लोग मने करिए एक करके मने करिए हिंदू लोग के ऊपर में अत्याचार कर रहा है। जो कोनो बात होने से कोई धर्म के झाल रहने से वो लोग क्या करता,
वही बोलता है जो हम लोग के नबी जी के बात बोला है, हम लोग की इस्लाम विरोधी बात बोला है, बोल के टान के ले जाके मार के जुला दे रहा है, जला दे रहा है आगे से। किंतु परवर्ती मने करिए जो प्रशासनिक लोग जो लोग है वो लोग तदंत करके देखता है जो नहीं ये इंसान के कोई दोष नहीं ना, किंतु जो लोग मार देता है वो लोग मने करिए बोलता है जो पागल है छागल है, इस सब एक तो स्वीकृति दे के सरकार मने करिए वो लोग के कोई धरण के साथ सरकार पूरा एक्शन नहीं ले रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जी, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है, हिंदू लोग के ऊपर कोई धर्म के दृष्टि नहीं दे रहा है, कोई धर्म के मने करिए सेफ्टी नहीं दे रहा है हिंदू लोग के। पर आप लोग तो बांग्लादेशी हैं, मतलब आप लोग बांग्लादेशी सिटीजन है, नेशनल हैं, तो आपको लगता है कि आपके साथ मतलब कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के साथ बाकी सिटीजन की तरह व्यवहार नहीं होता है? जी नहीं, वो लोग के मतलब टारगेट जो है वो लोग का टारगेट है हिंदू रहने नहीं देगा बांग्लादेश में। आप मने जितना हम लोग जो माथा जुदी काट के भी जो उसका चरण में रख देंगे उसका बाद भी मने करिए हिंदू रहने नहीं देगा। आप जाके देखिए ग्राम साइड जो है हम लोग का, ये तो एक तो सिटी है देख के हम लोग एकजुट है, किंतु ग्राम में किंतु एक तो हिंदू नहीं ना, वो लोग क्या करता जगह संपत्ति दखल मने जे कोने एक तो धर्म के मने करिए एक तो इशू खड़ा करके मने करिए टॉर्चरिंग कर रहा है हिंदू लोग के ऊपर। क्या कहना चाह रहे थे आप प्रोटेस्ट? मेरा सरकार का काछा चाहता हूँ 1,50,000 हिंदू सनातनी সম্প্রদায় এখানে কোনো অবস্থাতেই সেফটি আই এম असहाय মানে আমরা हेल्प प्लीज हेल्प मी मेरा सनातनी संप्रदाय लोग के जीवन तो जला हो। आक्रोश की ज्वाला सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी धधक रही है। मेरे सहयोगी चंदन ने आपको तस्वीरें दिखाई थी ढाका से और अब मैं आपको दिखा रही हूं तस्वीरें दिल्ली से और साथ ही साथ भारत में कहां पर बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन के साथ साथ यहां पर प्रदर्शन हो रहा है बताएंगे। कल शाम को कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन तक रैली निकाली और उसके सामने प्रदर्शन किया। इस रैली में बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी 1000 साधु संतों के साथ शामिल हुए। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मांगों में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के दोषियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा देने, अल्पसंख्यक समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई शामिल है। पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और बंगाल के बाद अब तस्वीर देखिए हापुड़ से, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ मुंडन कराकर लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। वहां पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों का यहां पर विरोध हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, एक अनोखा प्रदर्शन। और अब तस्वीर आ रही है उत्तर प्रदेश प्रयागराज से, जहां पर हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं के यहां पर भी नारे लगाए गए। प्रयागराज के बाद अब देखिए तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर लोगों ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला तक जलाकर फूंक दिया। और ये तस्वीरें जब सामने आई तो लोगों में आक्रोश साफ साफ देखा गया। तो हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में लगातार हो रहे अत्याचार पर भारत की तरफ से एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया गया है और यूनुस सरकार को खरी खरी सुनाई गई है। हम बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू युवक की जघन हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि घटना के दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2900 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई। इन घटनाओं को महज मीडिया की अतिशयोक्ति या राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। तो वहीं अब बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ बॉलीवुड भी अपनी आवाज बुलंद करने लगा है। जानवी कपूर ने पोस्ट किया, क्या कहा आपको बता दें, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बरता पूर्वक है, ये नरसंहार है और कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आपको इस लिंचिंग के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में पढ़े, वीडियो देखे, सवाल पूछे और अगर इसके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता तो ठीक इसी तरह का पाखंड हमें तबाह कर देगा। उन्होंने लिखा, हम दुनिया के दूसरे छोर पर हो रही चीजों पर रोते रहेंगे जबकि हमारे भाई बहनों को जिंदा जला दिया जाएगा। जानवी ने यह भी कहा कि हर तरह के चरमपंथ की निंदा और आलोचना जरूरी है, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत को भूल जाएं।
एक्टर जयाप्रदा ने क्या कहा ये भी आपको बता दें। बांग्लादेश में निर्दोष हिंदू को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। दीपू चरण दास को मारकर पेड़ से बांधा और आग भी लगा दी गई। क्या ये बांग्लादेश का नया आलम है? हम कब तक चुप रहेंगे? ये हिंदू धर्म पर हमला है और हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब बता दें एक्ट्रेस काजोल अग्रवाल इस पर क्या कहती हुई नजर आई। उन्होंने एक पोस्टर जारी किया और उसमें लिखा था हिंदुओं पर सबकी नजरें हैं, जागो हिंदुओं, चुप्पी आपको नहीं बचाएगी। साथ ही मनोज जोशी एक्टर जो है उन्होंने लिखा गाजा या फिलिस्तीन में कुछ हो तो सब आगे आते हैं, लेकिन बांग्लादेश में किसी हिंदू की हत्या की जाती है, उसे मारा जाता है, तब कोई आगे नहीं आता, तब कोई आवाज नहीं उठाता। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय इसका जवाब देगा। ये मामूली हिंसा नहीं है, ये सरासर मां लिंचिंग है, सीधा सनातन धर्म पर और हिंदुत्व पर प्रहार है। हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी बहनों पर इज्जत पर खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर भी हम चुप हैं। हम कब तक चुप रहेंगे? हम लोग सेक्युलरिज्म के नाम से अपने आंखें बंद करके चुप हैं। हम न्याय मांगते हैं, ये हिंसा बंद करना चाहिए। तो जयप्रदा को आपने सुना, चुप्पी कब तक रहेगी ये सवाल वो देशवासियों से पूछती नजर आ रही हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ढाका में 400 साल पुराने मंदिर ढाकेश्वरी से देखिए हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ढाका के लालबाग इलाके में इस वक्त मैं जहां से आपके पास ये तस्वीरें लेकर आ रहा हूं, ये ढाकेश्वरी मंदिर है। 400 साल पुराना ये मंदिर, यहां पर हिंदू धर्म और हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा स्थान, एक बड़ा प्रतीक है। इस मंदिर में आज जब आप बात करते हैं तो ये उस वक्त हम बात कर रहे हैं जब लगातार हिंदुओं के ऊपर यहाँ पर हमले की घटनाएं हो रही हैं और दीपू दास के बाद एक और हिंदू की हत्या हुई, जिसको सरकार ने कहा कि वो धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। लेकिन दीपू दास को लेकर लोगों के मन में डर भी है, संशय भी है। कुछ दिन पहले यहाँ पर ये आप मेरे पीछे पोस्टर भी देखेंगे, दीपू दास को जिस तरीके से मारा गया था उसके बाद यहाँ पर एक प्रार्थना सभा रखी गई थी और ये एक सिंबल बन गया है पूरे जो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है उनका साथ में इकट्ठे आने का, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उनके ऊपर जो इस वक्त एक डर का माहौल है उसके बारे में बातचीत करने का। तो यहाँ पर वो संगठित होकर उन्होंने इस बारे में प्रार्थना सभा के बाद बातचीत भी हुई। 24 नवंबर को पिछले साल जो मोहम्मद यूनुस हैं यहाँ के चीफ एडवाइज़र जो सरकार से चला रहे हैं, लगातार जो हिंदुओं पर अटैक हो रहे थे, उसके बाद उन्होंने यही मंदिर चुना, यहाँ पर वो आए और यहाँ से एक मैसेज, एक कम से कम कोशिश की, एक संदेश देने की कि सरकार जो है वो हिंदुओं के साथ है। लेकिन 2024 के बाद, उनके आने के बावजूद भी हिंदुओं पर जो एक भय का माहौल है, हमले हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। और जो बांग्लादेश में इस वक्त बढ़ती अराजकता है, एक्सट्रीमिज़म है, उसको देखते हुए जो मोहम्मद यूनुस है उनकी सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरे सहयोगी मोमिन के साथ अंकित त्यागी, एनडीटीवी, ढाका। तो हमारे सहयोगी अंकित बांग्लादेश में मौजूद है, वहां के हालात की हर तस्वीर जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। हर बीतते साल के साथ वहां पर हिंदुओं की संख्या जो है वो लगातार घटती जा रही है। और इन सब के बीच आइए जरा अब आपको बताते हैं बांग्लादेश में कैसे हिंदू घट रहे हैं। 1941 में पाकिस्तान से अलग होने से पहले बांग्लादेश वाले इलाके में 28% हिंदू थे। आंकड़ा नोट कीजिए, 1941 में 28%। बांग्लादेश के बनने के बाद 1971 में वहां पर हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो मात्र 13.5% रह गई। 1981 की बात करें तो 12.1% जनसंख्या जो है ये हिंदुओं की पहुंच गई। 1991 में ये और घटी और 10.5% पर आ गई। 2001 जैसे जैसे साल आगे बढ़ा हिंदुओं की जनसंख्या घटती गई, 9.3 पर यह आकर ठहर गई। 2011 की अगर हम बात करें तो हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश में मात्र 8.5% रह गई और 2022 में हिंदुओं की संख्या घटकर
मात्र 7.96% तक रह गई है। यानी क्या है आलम बांग्लादेश में हिंदुओं का, वो आप समझ सकते हैं। अब आपको हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां कैसे बांग्लादेश में हालात हैं, अंकित ने जानने की कोशिश की है। एनडीटीवी इस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी में मधुर कैंटीन, जो जहां पर कल उत्पात मचाया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, वहां पर है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी हैं बांग्लादेश के, मधुर, एक हिंदू परिवार जो ये कैंटीन चलाता है। इसमें कल तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी, शीशे आपको टूटे हुए दिखाई पड़ेंगे। ये छात्र संघ जो ढाका यूनिवर्सिटी का है उसके बिल्कुल सामने है, और यहाँ पर जिस तरीके का इसको कहें कि एक बिल्कुल नर्व सेंटर रहता है राजनीतिक चर्चाओं का, विषयों पर बातचीत करने का, ये मधु कैंटीन। और हमने जाके इनके जो ओनर हैं, उन मधु के जो परिवार चलाते हैं मधुर के, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि कल एक व्यक्ति आया और उसने इस तरीके से यहाँ पर हल्ला शुरू करा और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी के लोगों को बताया गया और उसके बाद स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं उन्होंने ही उसको पकड़ के यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, उनके सामने उस पुलिस को सौंप दिया गया। ये उस वक्त हो रहा है जब ढाका यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, यहीं से वो शुरुआत जो थी पिछले साल, जो क्रांति की शुरुआत हुई, शेख हसीना की सरकार गिराई गई, वो यहीं से शुरू हुई थी। और यहाँ पर एक तरफ ये मधुर कैंटीन अपनी एक कहानी बयां करती है, और दूसरी तरफ जो एक पूरा जो सवाल है यूनुस सरकार के ऊपर कि माइनॉरिटीज़ किस तरीके से यहाँ सुरक्षित रहेंगी, उसको देखते हुए एक बड़ा, कम से कम यहाँ पर कहें तो एक सवाल बना हुआ है। सहयोगी मोमिन के साथ अंकित त्यागी, एनडीटीवी। तो कैसे हैं ढाका में हालात, अंकित की इस रिपोर्ट से हमने देखकर जानने की कोशिश की। अब दक्षिणी कैलिफोर्निया से एक खबर आ रही है जो मेरी सहयोगी अदिति आपको बताएंगे। क्या खबर है अदिति? दक्षिणी कैलिफोर्निया में भीषण आग से तबाही देखी गई चंदन, और लगातार तेज हवाओं और बारिश के कारण बड़े पैमाने पर यहाँ पर मलबा रिहायशी इलाकों में घुसा और कई घरों को नुकसान पहुंचा चुका है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से गाड़ियां इस मलबे में बही चली जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में पहुंच रही हैं और अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों को यहां से बचाया जा चुका है। ये तस्वीरें सामने आई हैं कैलिफोर्निया से, दक्षिणी कैलिफोर्निया की, जहां पर बाढ़ की चपेट में कई इलाके नजर आए और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो फिलहाल जारी है ही, लेकिन लोगों के घरों के बीच में पानी घुसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीमें जो है लगातार प्रभावित इलाकों में पहुंच रही हैं और अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। अब आपको 4 वीडियोस दिखा रहे हैं। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं मंजर किस तरह का है, किस तरह से बाढ़ जो है भयानक रूप ले चुकी है। तेज रफ्तार से दूसरे वीडियो में पानी जो है इलाकों में घुसता जा रहा है। तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरह का मंजर है, और चौथी तस्वीर में भी साफ साफ नजर आ रहा है किस तरह से पानी हर जगह भरा हुआ है। बिल्कुल, जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं। ये किस तरीके से मंजर बाढ़ का यहाँ पर नजर आया और उसमें कैसे एक ट्रक जो है वो ताश के पत्तों की तरह बहती हुई नजर आई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बाढ़ का आलम जो है वो किस प्रकार का है और कैसे आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। जहां आपको बता दें कि तकरीबन कई लोग जो हैं वो लापता हैं, 100 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है और बाढ़ की विभीषिका का ये आलम जो है वो दक्षिणी कैलिफोर्निया से सामने आ रहा है। वहीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव लगातार जारी है। ताजा जानकारी यह है कि जंग के बीच 8 कंबोडियाई सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन ये सैनिक थाईलैंड के हमले में नहीं मारे गए। मौत की वजह जानने के लिए बने रही अपनी स्क्रीन के साथ। कंबोडिया के सैनिक चीनी रॉकेट लॉन्चर के जरिए थाईलैंड की सेना पर हमला कर रहे थे। एक के बाद एक फायरिंग के दौरान लॉन्चर फट गया और फिर कंबोडियाई सैनिकों की चीख से पूरा माहौल गूंज उठा। इस हादसे में कंबोडिया के 8 सैनिक मारे गए हैं। शोर मचाते हुए दूर खड़े सैनिक आगे की ओर भागते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बचा था। सैनिकों के शव बहुत खराब हालत में बिखरे पड़े थे।
कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध विराम विफल होने के बाद दोनों ओर से रॉकेट और तोप के गोलों की बारिश हो रही है। इसमें काफी लोग मारे गए हैं। इन हमलों के बीच सीमा पर रिहायशी इलाकों में कोहराम मचा है। 5 लाख से ज्यादा लोग इलाका छोड़कर भाग गए हैं। क्या दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाइजीरिया अमेरिका का नया वॉर जोन बनता जा रहा है। वहीं काफी वक्त से ही दी जा रही चेतावनी के बाद आखिरकार व्हाइट हाउस ने नाइजीरिया में सैन्य कार्रवाई कर ही दी है। ईसाइयों के कत्लेआम की दलील पर आसमान से मौत बरसा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। नाइजीरिया का सोकोतो अचानक धमाकों की आवाज से दहल उठा। आग और धुएं के गुबार से आसमान नारंगी हो गया। ये तस्वीरें आसमान से बरसी मौत की गवाही दे रही हैं। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सैन्य ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए इसे शक्तिशाली और घातक प्रहार बताया। ट्रंप ने साफ कहा कि ये हमले उन इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के खिलाफ हैं जो नाइजीरिया में मासूम ईसाइयों को बेरहमी से निशाना बना रहे थे। तो वहीं सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इस एयर स्ट्राइक का मुख्य निशाना लकुरावा आतंकी गुट था, जो आईएस से जुड़ा खूंखार आतंकी संगठन है और नाइजीरिया में खूनी खेल खेल रहा है। पेंटागन के अधिकारियों का दावा है कि यह हमला नाइजीरियाई सरकार की मंजूरी के बाद ही किया गया। और नमस्ते इंडिया में इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां गोरखपुर में 11वीं के छात्र की हत्या की खबर है। गोली मारकर छात्र की हत्या कर दी गई है। तमंचा लहराते हुए हमलावर फरार भी हो गए हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक 11वीं के छात्र की निर्मम हत्या हुई है। यहां पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गोली मारकर छात्र की हत्या हुई तो तमंचा लहराते हुए यहां से हमलावर फरार हो गए और ये छात्र जिसकी मौत के बाद यहाँ पर लोग जमा हुए। और बता दें कि पुलिस इस वक्त हमलावरों की तलाश में है, लेकिन बेहद ही दिल दुखाने वाली ये तस्वीरें जहाँ पर एक 11वीं का छात्र मौत के हवाले कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, ऊना के एक गांव में शुक्रवार देर शाम अचानक भीषण आग लग गई। ये आग सोमभद्रा नदी के किनारे बसे मजदूरों की बस्ती में लगी थी। बताया जा रहा है कि करीब 45 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि आग कैसे और किन कारणों से लगी। ऊना जिले के गगरेट के तहत आने वाले अंदौरा गांव में अचानक से आग की लपटें उठने लगी। लोगों ने ध्यान दिया तो देखा कि सोमभद्रा नदी किनारे बसी झुग्गियां जल रही हैं। लोग जलती झुग्गियों की ओर भागे और उस आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे करीब 45 झुग्गियां जलकर पूरी तरह राख हो गई। घटना देर रात की है, जब मजदूर परिवार दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहे थे। अचानक झुग्गियों में आग लगी और लपटें उठने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, आग ने पूरी बस्ती को घेर लिया। मौके पर भारी चीख पुकार मच गई। हालांकि सभी परिवारों के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन उनकी मेहनत की कमाई और गृहस्थी का सामान नहीं बचाया जा सका। मजदूरों का घरेलू सामान, बिस्तर, कपड़े, अनाज और जमा पूंजी सब कुछ जलकर राख हो गई। राहत की बात यह रही कि भयानक अग्निकांड में सभी मजदूरों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल सभी मजदूर परिवारों को रैन बसेरे में शिफ्ट करा दिया गया है। उत्तराखंड से खबर आ रही है, जहां पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों पर यहां पर प्रहार जो है तेज कर दिया गया है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिक डिपोर्ट भी किए गए हैं। ये भी खबर सामने आ रही है। इसमें बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई कि ये जो अवैध रूप से रह रहे थे लोग, ये उत्तराखंड के अलग अलग जो धार्मिक स्थल है वहां पर साधु की वेशभूषा बनाकर रह रहे थे और ऐसे में ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है और पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों पर इस पर प्रहार किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऑपरेशन को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले
किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो किस तरह से अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बता दें, ऑपरेशन कालनेमी हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में सत्यापन इसका हुआ। 10 जुलाई को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और अब बांग्लादेशियों पर प्रहार जो है तेज कर दिया गया। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बीएमसी चुनाव की। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। लगातार बैठकों और टिकट बंटवारे के लिए मंथन जारी है। आज सत्ता पक्ष यानी कि शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी अपने सीट बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान कर सकती है, इसकी संभावना नजर आ रही है। तो आपको बता दें, बीएमसी चुनाव सर पर हैं। 15 जनवरी को चुनाव होने हैं और आज महायुति एक बड़ा ऐलान भी कर सकती है। ऐलान में सीट बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान जो है वो संभव है। शिंदे गुट और बीजेपी कितनी सीटें इनके पास जो है इन पर ये चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में आज खुलासा होगा। तो महायुति का भी फॉर्मूला तैयार है और इसी के चलते हमारी संवाददाता सुजाता जुड़ गई हैं। सुजाता, बताइए आज किस तरह के ऐलान संभव है? जी देखिए, महायुति और खासतौर पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में सीट शेयरिंग का जो है एक औपचारिक घोषणा की आज अपेक्षा की जा रही है और दोनों पार्टियां लगातार बैठक कर रही है। बीती रात भी जो है एक बैठक दोनों ही दल के नेताओं द्वारा की गई है और प्रत्याशी नामांकन के फॉर्म देने का काम भी जो है वो फिलहाल चल रहा है। भाजपा ने अपने संभावित उम्मीदवारों को लेकर जो है पहले ही निर्देश दिए हुए हैं और साथ ही सहयोगी दल के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो पिछले कई बैठकों में तय किया जा रहा था और इसकी अपेक्षा है कि आज इसके औपचारिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इनके द्वारा अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी की जा सकती है। लगातार ऐसे कई सूत्र जो है वो बता रहे थे कि दोनों ही गठबंधन, दोनों ही पार्टी के बीच जो है कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है, ज्यादा सीट किससे मिलेगा और किससे नहीं मिलेगा इसे लेकर। हालांकि शिवसेना काफी ज्यादा फर्म थी कि वो 100 से 150 सीटों की बिल्कुल सुजाता, तो निगाहें आज सबकी है कि आखिर 2 से 3 दिनों तक चले इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और आपको बता दें, बीएमसी चुनाव में ही बुर्का और खान पर राजनीति अब तेज हो गई है। दरअसल एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मुंबई के मेयर को लेकर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ मराठी ही क्यों, आने वाले समय में बुर्का पहनने वाली महिलाएं भी मेयर बन सकती है, पठान और खान भी मेयर बन सकता है। इस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। तो करारा पलटवार करते हुए बीजेपी हमलावर नजर आई है। वारिस पठान का ये बयान जो है वो अब सुर्खियों में है और इस पर राजनीति हो रही है। एआईएमआईएम के नेता हैं वारिस पठान और उनका कहना है कि भाई मुंबई का मेयर जो है वो आखिर सिर्फ कोई मराठी क्यों हो सकता है, आने वाले समय में बुर्का पहनने वाली महिला भी जो है वो मेयर बन सकती है, कोई पठान भी जो है वो मेयर बन सकता है, जरूरत पड़ी तो कोई खान भी जो है वो मुंबई का मेयर बन सकता है। ये कहना है वारिस पठान का और वारिस पठान के इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो उसमें सियासत और हाई चुकी है। आइए आपको बताते हैं किस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला इस बयान पर जारी है। वारिस पठान है एआईएमआईएम के नेता, उनका कहना है अगला मेयर खान पठान या बुर्का पहनने वाली महिला होना चाहिए। वहीं केशव उपाध्याय जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से जो कहा गया है, केशव प्रसाद मौर्य माफ कीजिएगा, उनकी तरफ से कहा गया है कि ठाकरे की शिवसेना पर एआईएमआईएम के साथ गुप्त समझौता हुआ है और ये मराठी गौरव के साथ विश्वासघात है। वहीं महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर में उद्धव गुट की शिवसेना ने मशाल रैली निकाली। इस रैली के साथ ही महानगर पालिका चुनाव के प्रचार की धमाकेदार शुरुआत हो गई। आदित्य ठाकरे इस मशाल में अपने समर्थकों के साथ उतरे, तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं और इस दौरान एक लंबा मार्च भी वो निकालते हुए नजर आए। आइए अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे बीएमसी चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अजीत पवार के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत विफल होने के बाद शरद पवार की एनसीपी अब अपने गठबंधन महाविकास आघाड़ी में वापस लौट आई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बैठक में अजीत पवार गुट ने शरद पवार की पार्टी को केवल 35 सीटें देने और उन्हें भी घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ने का प्रस्ताव दिया था। इन शर्तों को नामंजूर करते हुए शरद पवार के गुट ने बैठक से वॉकआउट कर दिया और वापस शरद पवार जो है वो महाविकास आघाड़ी में आ चुके हैं।
तो किस तरीके से बीएमसी का रण जो है वो इस वक्त तेज है, ये हमने आपको बताया। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो मेरी सहयोगी अदिति आपको बताएंगी। क्या है दिल्ली में अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है चंदन, और ऑपरेशन आघात के तहत 285 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आर्म्स, एक्साइज, एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारियां हुई हैं। 504 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है और 1000 से ज्यादा लोगों से यहां पर पूछताछ की गई। बता दें आरोपियों से 21 हथियार भी बरामद किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई की है और 285 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो जानकारी सामने आई है उसमें आर्म्स एक्ट, एक्साइज और एनडीपीएस एक्ट के तहत ये गिरफ्तारियां हुई हैं। ऑपरेशन आघात चलाया गया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, और क्या कुछ जानकारी है इस ऑपरेशन आघात के बारे में? देखिए, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस ने एक जो ऑपरेशन आघात है 3.0 वो लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन को जो डीसीपी हेमंत तिवारी हैं वो लीड कर रहे थे। इस ऑपरेशन में 285 ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जिनको आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट यानी कि जो नशे की तस्करी है उसके आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 504 लोगों को एहतियातन जो है वो पकड़ा गया है। 116 जो घोषित अपराधी हैं वो भी पकड़े गए हैं और 10 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो प्रॉपर्टी के मामलों में ऑफेंडर्स हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 21 पिस्टल, 20 कारतूस और 27 चाकू बरामद हुए हैं। 12,000 से ज्यादा जो शराब के क्वार्टर्स हैं वो बरामद हुए हैं। करीब 7 किलो गांजा बरामद हुआ है और करीब 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। 310 जो मोबाइल छीने हुए थे वो बरामद किए गए हैं और 231 टू व्हीलर जो है चोरी के वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा करीब 1000 लोगों से जो यहाँ पूछताछ हुई है। पर दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपका हमसे जुड़कर साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब उत्तर प्रदेश से एक खबर आपको बताते हैं जहां झांसी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां आपको बता दें कि कानपुर हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने भारी तबाही मचाई। बता दें रफ्तार का कहर ऐसा था कि सड़क किनारे बनी दुकान को रौंदते हुए ये ट्रक करीब 40 फीट नीचे नहर में जा गिरा। देखिए पूरी खबर क्या है। और ट्रक के नहर में गिरने के बाद वहां बेहद डरावना मंजर नजर आया और पूरा इलाका चीख पुकार से पूरा दहल उठा। ये दर्दनाक हादसा बड़ागांव थाना इलाके में पारीछा नहर के पुल पर हुआ, जहां कानपुर से झांसी की ओर लोहे की प्लेटें लाद कर आ रहा यह 18 पहिया ट्रक अचानक बेकाबू हो गया। इससे पहले कि चालक कुछ समझ पाता, ट्रक सड़क किनारे बनी दुकान और वहां खड़े ग्राहकों को रौंदते हुए सीधे नहर में जा गिरा। चश्मदीदों के मुताबिक ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का कैबिन इंजन से अलग होकर नहर में 50 मीटर दूर तक बह गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही एसएसपी झांसी खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल नहर का पानी बंद कराकर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आशंका है कि 2 से 3 लोग अभी भी पानी में या ट्रक के नीचे फंसे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में गोताखोरों की टीम लगी हुई है। ओडिशा से खबर आ रही है जहां पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कंधमाल जिले के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी और 4 राज्यों के मोस्ट वांटेड नक्सली गणेश उइके को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने गणेश उइके के साथ 5 और नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ के बाद मौके से 2 नक्सलियों के शव, 2 इंसास और एक 303 बोर की राइफल के साथ वॉकी टॉकी जैसे डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। नक्सली गणेश उइके के ढेर होने के बाद ये सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है और लगातार जो तमाम सुरक्षा बलों की टीम है वो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है और उन्हीं के तहत ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सली हिडमा के बाद अब उइके का नंबर सामने आया है और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उसे मौत की घाट उतार दिया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लाल आतंक का चाणक्य ढेर किया गया है। इसके अंदर आपको बताते कंधमाल मुठभेड़ में नक्सली गणेश उइके जो है उसे ढेर किया गया। बसवराजू हिंडमा के बाद गणेश उइके भी मारा गया। सुरक्षा बलों की तीसरी सबसे बड़ी सफलता इसे बताया जा रहा है। 1 करोड़ का इनामी था ये नक्सली गणेश उइके और गणेश उइके 4 राज्यों में मोस्ट वांटेड नक्सली भी था। 4 दशकों से नक्सली गतिविधियों में ये एक्टिव था।
छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी नरसंहार का मास्टरमाइंड इसे माना गया है और नरसंहार में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी यहां पर इसने मारे थे। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन जिसमें लाल आतंक के खिलाफ ये बड़ा अभियान, बड़ा ऑपरेशन जो है चलाया गया। और अब अगली खबर के तहत आपको बता दें कि एक और खबर आ रही है समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, जहां पर बीएमसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जो है अब जारी कर दी गई है। कुल 21 उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने यहां पर जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है बीएमसी चुनाव को लेकर, और बड़ी खबर यह है कि 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो की गई है। तो बीएमसी चुनाव की सरगर्मियां अपने शीर्ष पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। वो 21 नाम जारी कर दिए हैं जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो है वो लड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ और जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनमें उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुंबई की राजनीति में कुछ सीटों पर काफी प्रभाव रखती है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका काडर है और ऐसे में इन 21 सीटों पर जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, ये उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ेंगे, कितने प्रतिशत वोट लाएंगे और आखिर इनमें से कितने उम्मीदवार जिताऊ होंगे, इसका फैसला तो चुनाव परिणाम के पश्चात ही सामने आएगा। लेकिन रण में जो है वो समाजवादी पार्टी भी उतर चुकी है। सुजाता द्विवेदी हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है तमाम जानकारी के साथ। सुजाता, क्या कुछ हाइलाइट्स हैं इन 21 नामों में? जी देखिए, समाजवादी पार्टी ने अब बीएमसी चुनाव में अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने वाले हैं और इस पहली सूची में 21 उम्मीदवारों को का नाम जो है वो घोषित किया गया है। हम जानते हैं कि पहले से महाविकास आघाड़ी और समाजवादी पार्टी के बीच जो है लगातार खींचतान जारी थी और इसी बीच अब अबू आजमी ने यह निर्णय लिया कि वो विपक्ष के गठबंधन से परे होकर जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और इसी में उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो ज्यादा सीटें निकाल सकेंगे। और हम देख भी रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी पिछले कई चुनावों से समाजवादी पार्टी को अपने साथ रखने में या उनके साथ संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने समाजवादी पार्टी ने ताल ठोक दी है। बहुत शुक्रिया आपका सुजाता, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं नवी मुंबई में क्रिसमस के मौके पर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक के पोस्ट से नाराज करीब 8 से 10 लोगों को भीड़ ने उसकी दुकान में घुसकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित युवक बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जिसकी दुकान में घुसी भीड़ के हाथ जो लगा उसी से युवक को उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। देखिए पूरी खबर। नवी मुंबई की एक दुकान और अचानक अंदर घुसती ये हिंसक भीड़। तस्वीरों में देखिए कैसे 8 से 10 हमलावर एक निहत्थे दुकानदार पर टूट पड़े हैं। कोई उसे लात घूंसों से मार रहा है तो कोई दुकान के सामान को ही हथियार बनाकर उस पर बरसा रहा है। हमला इतना अचानक था कि पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 2 युवक काउंटर कूदकर अंदर दाखिल हुए और फिर शुरू हुआ बेरहमी से पिटाई का सिलसिला। दुकान के भीतर जो भी हाथ लगा उसे दुकानदार पर दे मारा गया। पीड़ित दुकानदार बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जिसने क्रिसमस पर एक भड़काऊ पोस्ट किया था। इसी विवादित पोस्ट से नाराज होकर हमलावरों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। खबर बिहार से, जहां पर मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां लोगों की सुरक्षा करने वाली खाकी ही उपद्रवियों के निशाने पे आ गई। 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने पहुंची पुलिस पर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई को गंभीर चोटें आई हैं। और पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ गांव वाले पुलिस टीम के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम के साथ मारपीट की यह घटना कटरा थाना इलाके की बांधपुरा पंचायत में हुई, जहां पुलिस की टीम 2 पक्षों के बीच मछली को लेकर हुए विवाद को सुलझाने पहुंची थी। लेकिन जैसे ही पुलिस बीच बचाव करने उतरी, तभी भीड़ उग्र हो गई। आरोप है कि बांधपुरा पंचायत के सरपंच ने अपने दर्जनों साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर ही धावा बोल दिया।
लाठी डंडों और पत्थरों से किए गए इस अचानक हमले में एएसआई बुरी तरह जख्मी हो गए। आनन फानन में घायल एएसआई को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अपनी टीम पर हमले के बाद से ही पुलिस की टीम आरोपी सरपंच और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और कुलदीप सेंगर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उनके समर्थन में अब ब्रजभूषण आते हुए नजर आ रहे हैं। कुलदीप सेंगर को फंसाया गया है, ब्रजभूषण सिंह का ये कहना है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे उन्हें फंसाया गया उसी तरीके से कुलदीप सेंगर को फंसाया गया है। साथ ही कुलदीप सेंगर की जमानत का ब्रजभूषण शरण सिंह स्वागत करते नजर आ रहे हैं। तो कैसे ब्रजभूषण जो है वो कुलदीप सेंगर के समर्थन में आ गए हैं, ये खबर सामने आई है। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया, लेकिन वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वो कहीं से प्रेरित हैं, उनके पीछे कोई है। खैर, उससे मेरा लेना देना नहीं है। कोर्ट ने उनको मतलब एक तरीके से जमानत दिया है, तो कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए। उन्नाव रेप कांड के दोषी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत ने एक बार फिर से सियासी और सामाजिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पीड़िता को न्याय दिलाने और सेंगर की जमानत के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश कैसे जताया, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की सड़कों पर उतरा ये हुजूम, ये जलती हुई मोमबत्तियां और इंसाफ की मांग करते ये नारे, ये आक्रोश उन्नाव की उस बेटी के लिए है जिसके गुनहगार को मिली जमानत ने सबको चौंका दिया है। उन्नाव रेप कांड के दोषी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता केरल भवन के पास जमा हुए। हाथों में कैंडल और इंसाफ की तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने जंतर मंत्र तक मार्च निकाला और रेप पीड़िता को इंसाफ देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने न केवल सेंगर की जमानत के विरोध में आक्रोश जताया, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक जघन्य अपराध के दोषी कुलदीप सेंगर को जमानत मिलना न केवल शर्मनाक बताया है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। यूथ कांग्रेस ने मांग की है कि कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और तुरंत न्यायिक दखल दे। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम समर्थक आपस में भिड़ते नजर आए। जहां किराड़पुर इलाके में एआईएमएम पार्टी के 2 गुटों के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला। वार्ड नंबर 12 से मोहम्मद इसरार को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया था। इस फैसले की खुशी में उनके समर्थकों ने एक भव्य रैली निकाली। हालांकि जैसे ये रैली किराड़पुरा इलाके में पहुंची, पार्टी के दूसरे गुट ने इसका विरोध किया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों गुटों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी लफड़ा हो चुका है यहाँ पर। विदेश मंत्रालय ने भगोड़े ललित मोदी और विजय माल्या के वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन दोनों भगोड़े अपराधियों को लाने के लिए विभिन्न देशों के साथ बातचीत और कानूनी प्रक्रिया बरकरार है। तो आपको बता दें कि हाल ही में ललित मोदी और विजय माल्या, इन दोनों का एक वीडियो सामने आया था एक पार्टी से, जिसमें कहते नजर आ रहे थे कि हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। और अब इस वीडियो पर विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने स्पष्ट कहा है, रणधीर जायसवाल जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, कि इन दोनों भगोड़े अपराधियों को भारत लाने के लिए प्रक्रिया जो है वो जारी है। जो तमाम देश हैं उनके साथ बातचीत चल रही है, कानूनी प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। We remain fully committed that people who are fugitive, who are wanted by law in India, they return to the country. For this particular return, we are in talks with several governments and processes are on. As you know, in several of these cases, there are several layers of legalities which are involved in it.
but we remain committed to bring them back to the country so that they can face trial before the courts here. और नमस्ते इंडिया में इस वक्त एक बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां बरेली हिंसा से जुड़ी ये खबर है। पुलिस ने इस पूरे हिंसा के मामले में चार्जशीट जारी की है। 12 में 10 आरोपों में मौलाना तौकीर रजा जो है वो मुख्य आरोपी है और कई और आरोपियों के भी इस चार्जशीट में नाम शामिल हैं। तो बरेली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर जिसमें अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और इसमें 12 में से 10 आरोपों के लिए मौलाना तौकीर रजा को आरोपी करार दिया गया है। कई और आरोपियों के भी नाम इस दौरान शामिल किए गए हैं। मिलाकर 12 मुकदमे अलग अलग थानों में पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से 10 मुकदमों में प्रॉपर गहनता से विवेचना करके, साइंटिफिक तरीके से विवेचना करके चार्जशीट फाइल किए गए हैं और जो चार्जशीट्स हैं वे माननीय न्यायालय भी प्रेषित कर दिए गए हैं। इस प्रकरण में अभी 2 मुकदमे अभी शेष हैं, जिनमें जल्द ही इनमें भी चार्जशीट फाइल की जाएगी। तो 12 में से 10 जो आरोप है उनमें तौकीर रजा मुख्य साजिश करता है। ये तौकीर रजा की तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए जरा आपको तौकीर रजा का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद बरेली में हिंसा भड़की, लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। क्या कहा था मौलाना तौकीर रजा ने, सुनवाते हैं आप। जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर डोडा में भीषण आग लग गई है। जंगल के एक बड़े हिस्से में आग लगी है और आग पर काबू पाने के लिए मिशन जारी है। आग से जंगल के बड़े हिस्से में जो है तबाही देखी गई, काफी नुकसान हुआ है और अब जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिशें यहाँ पर तेज कर दी गई हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। आग के लपटों से कैसे जंगल जो है वो धधक उठा है, उसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग का स्तर कितना बड़ा और भयानक था। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस स्टेशन के ठीक सामने महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर लात घूसे चले और बीच सड़क पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। आखिर क्या था ये पूरा विवाद और कैसे पुलिस के सामने ही मच गया ये गदर, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। कोल्हापुर का जयसिंहपुर पुलिस स्टेशन, जहां कानून के रखवाले बैठते हैं, ठीक उसी के गेट के बाहर कानून की धज्जियां उड़ती नजर आई। पुलिस स्टेशन के बाहर 2 गुटों में आपसी विवाद इस कदर बढ़ा कि 2 गुटों ने एक दूसरे को सड़क पर पटक पटक कर पीटना शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं और पुरुष एक दूसरे पर हमलावर हैं। किसी को न तो पुलिस का डर है और न ही कानून का। सड़क के बीचों बीच चल रहे इस खूनी संघर्ष को देख राहगीरों के भी पसीने छूट गए। शोर शराबा और मारपीट देख थाने के अंदर से पुलिसकर्मी बाहर आए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को दोनों गुटों को शांत करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर तक चले ड्रामे के बाद जाकर कहीं मारपीट रुकी। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा हंगामा पुलिस स्टेशन की दहलीज पर हुआ। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि इस हिंसक झड़प की असली वजह क्या थी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। खबर आ रही है अजमेर से, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स की रौनक अपने शबाब पर थी, लेकिन जुम्मे की नमाज के दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहां नमाज पढ़ने वाले हजारों लोगों की वजह से दरगाह के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भगदड़ मच गई। उसके बाद क्या मंजर था, देखिए इस रिपोर्ट में। ये नजारा है अजमेर शरीफ का, जहां दरगाह के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भगदड़ मचने से कई लोग हादसे का शिकार हो गए। इस दौरान पुलिस भीड़ को कंट्रोल करती और हालात के संभालने की कोशिश करती नजर आई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 814वें उर्स के मौके पर जैसे ही जुमे की नमाज खत्म हुई, इबादत का ये सुकून अफरा तफरी में बदल गया और दरगाह के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक भगदड़ मच गई।
लोग दरगाह के अंदर दाखिल होने के लिए इस कदर बेताब हुए कि होड़ मच गई। इस दौरान कई लोग जमीन पर गिर पड़े और चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने जमीन पर गिरे लोगों को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस भगदड़ में कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद ख्वाजा के चाहने वालों के जोश में कोई कमी नहीं दिखी। लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है ताकि दोबारा ऐसे हालात न बने। अजमेर की तस्वीरें आपने देखी। अब तस्वीरें आपको ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की है। किस तरीके से यहां पर भीषण आगजनी हुई है वो आपको बताएंगे, जहां एक कपड़े की दुकान में अचानक से भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि आग इतनी भीषण रही कि यहाँ पर 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आना पड़ा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और आग लगने की वजहों का पता फिलहाल लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भीषण आग और यहाँ पर फायर ब्रिगेड जब पहुंची तो आग पर काबू पाया गया। और चांदनी चौक में लगी इस आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद कपड़े की दुकान धू-धू कर जलती हुई दिखाई दी। ये भीषण हादसा चांदनी चौक के कूचा रहमान इलाके में हुआ, जहां भड़की एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। दुकान में आग के बाद इलाके में इतना भयानक मंजर था कि दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काले धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। दुकान में लगी ये आग इतनी तेजी से फैली कि कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही सब कुछ जलकर राख हो गया। कपड़े की दुकान में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। गनीमत ये रही कि रात में हादसे के वक्त बाजार की दुकानें बंद थी, इसीलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कपड़े की दुकान जलकर राख हो चुकी थी। खबर आ रही है पुणे से, जहां पर शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक सनसनीखेज लूट की घटना हुई है। 5 से 6 हथियारबंद लुटेरों ने पानशेत रोड पर एक बहुत ही व्यस्त इलाके में स्थित वैष्णवी ज्वेलर्स नाम की सोने की दुकान में लूटपाट की है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोग लुटेरों का पीछा कर रहे थे। ये पूरी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें जरा आप आपके सामने रखते हैं। ये देखिए किस तरीके से इस पूरे शोरूम के अंदर जो है वो चोर घुसते हैं और चोरी की इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। इसे आप चोरी नहीं, इसे आप दिन दहाड़े डकैती भी कह सकते हैं। किस तरीके से घुसकर यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और ये पूरी घटना जो है वो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार से खबर है। चुनाव में हार के बाद आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। बिहार चुनाव में हार के बाद आत्मनिरीक्षण के लिए कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक में सुबह 10:30 बजे इंदिरा भवन में ये मीटिंग होनी है और जी राम जी विधेयक के साथ अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। बिहार चुनाव परिणामों के बाद पार्टी की पहली बड़ी समीक्षा बैठक है, जिस दौरान इस बात पर चर्चा संभव है कि आखिर चुनाव में हार का कारण क्या रहा और जी राम जी बिल विधेयक पर खास तौर पर इस दौरान चर्चा होनी है। जैनेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, इस बैठक से आखिर कांग्रेस जो है वर्किंग कमेटी की इस बैठक से क्या कुछ उद्देश्य को पूरा करना चाह रही है? बिल्कुल, देखिए ये बिहार चुनाव नतीजों के बाद ये पहली बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जरूर है, लेकिन मुख्य एजेंडा जो है वो जी राम जी कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा करने को लेकर है और यही मुख्य एजेंडा है। बैठक के बाद जो है वो कांग्रेस औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी कि वो इस मुद्दे को लेकर के किस तरीके से आंदोलन करने जा रही है। जब ये कानून विधेयक के तौर पे संसद में आया था तब हमने देखा था कि संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसको कांग्रेस एक बड़े अवसर के तौर पर देख रही है कि इसके खिलाफ आंदोलन करके वो सरकार के खिलाफ एक माहौल बना सकती है। तो इसी उद्देश्य से ये बड़ी बैठक कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिएगा जैनेंद्र इस पूरी बैठक पर। आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।
और बता दें, सड़क पर आए दिन हम टक्कर देखते हैं गाड़ियों के बीच, लेकिन इस बार ये टक्कर हुई है दो बाइकों के बीच। फिर से गुंडागर्दी का वो खौफनाक मंजर यहां पर देखने को मिला, जिसने पूरे आगर मालवा को तनाव की आग में ही झोंक दिया। शर्म की बात तो ये है कि आरोपियों का दिल एक बुजुर्ग और बच्ची को देखकर भी नहीं पसीजा। पूरा वाकया क्या है देखिए एक मिनट के सबूत। ये तस्वीरें गवाह हैं उस विवाद की जिसने आगर मालवा की शांति को दांव पर लगा दिया। दो मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद जिस तरह की गुंडागर्दी हुई, उसने पूरे शहर का गुस्सा भड़का दिया। थाने के बाहर जमा हुई भीड़ ने खुद ही कानून अपने हाथ में ले लिया। कालू सिंह यादव अपनी बाइक को लेकर बच्ची के साथ खड़े थे। इसी दौरान पीछे से आई एक अन्य बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो गिर पड़े। इसके बाद कालू सिंह और बच्ची को बुरी तरह पीटा गया। ये खबर आग की तरफ फैली और थाने के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। इसमें कुल 5 आरोपी हैं, जिसमें से 2 नाबालिग हैं, बाकी 3 बालिग हैं। तो उन पे प्रकरण पंजीबद्ध किया और उनको न्यायालय पेश किया गया है। पुलिस मेडिकल के बाद 3 आरोपियों दानिश, अमन और जिशान को जुलूस की शक्ल में कोर्ट ले गई। हालांकि एडिशनल एसपी के मुताबिक गाड़ी खराब होने की वजह से ऐसा करना पड़ा। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ों पर बर्फबारी की तस्वीरें। ये देखिए किस तरीके से बर्फबारी का दौर जो है वो पहाड़ों पर लगातार जारी है। तस्वीरें जरा दिखाइए किस तरीके से जो तमाम पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। रोहतांग पास के पास भी ताजा बर्फबारी हुई है।